फ्रांस में एक रोटी बनती है जिसे बैगेट कहते हैं। इनकलाब से पहले के फ्रांस में भी रोटी कुछ इसी तरह बनती थी, लेकिन साइज में बड़ी होती थी। ये वही मशहूर ज़माना रोटी है जिसकी खातिर फ्रांस में इनकलाब बर्पा हुआ था। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और देखो सुनो जानो की तरफ से फ्रेंच रेवोल्यूशन की कहानी में हम आपको भूख से जन्म लेने वाले इनकलाब की दास्तान दिखा रहे हैं। जब 1788 शुरू हुआ तो फ्रांस में गोया क़यामत आ गई। हुआ ये कि इन दिनों फ्रांस में 1 पाउंड रोटी की कीमत दुगनी हो गई। अब वही रोटी जो पहले 200 में मिलती थी वो अब 4 या 500 में मिलने लगी थी। तो हालत ये थी कि एक गरीब फ्रांसीसी खानदान जो आमतौर पर दिन के 12 या 1500 कमाता था वो 2 पाउंड रोटी खाता था। यानी रोटी की कीमत दुगनी होने का मतलब ये था कि गरीब के पास अब 2 वक्त की रोटी छोड़कर जिंदगी की किसी जरूरत के लिए कोई पैसा नहीं होगा। यह क़यामत एक कुदरती आफत की वजह से नाजिल हुई थी। वैसे तो फ्रांस के खाली खजाने के साथ 10 साल से बारिशें बहुत कम होने की वजह से भी फ्रांसीसी अवाम पहले ही रोटी से बड़ी हद तक महरूम थे, लेकिन 1788 में बहरान ज्यादा शदीद हो गया। पहले तो बारिशें बिल्कुल ही खत्म हो गईं और जब शुरू हुई तो आसमान से ओले बरसे और पेरिस के गिर्द 350 किलोमीटर के इलाके में सारी फसल तबाह हो गई। यही नहीं, मौसम सरमा तो इतना सख्त था कि फ्रांस का अहम दरिया सेन बिल्कुल जम गया। शदीद सर्दी से जैतून यानी ऑलिव समेत बहुत से फलदार दरख्त लाखों की तादाद में सूख कर खत्म हो गए। मार्केट से रोटी ऐसी गायब हुई कि पैसे खर्च करने के बावजूद किसी को नहीं मिलती थी। फ्रांस भर में बेकरियों के बाहर मीलों लंबी कतारें लग गईं। लोग एक रोटी के लिए सारा दिन अपने काम छोड़कर कतारों में खड़े रहते। महंगी रोटी खरीदते, लेकिन जानते हैं जो रोटी मिलती थी वो कैसी होती थी? मिट्टी और कीड़ों से भरे हुए आटे से तैयार करदा गलीज रोटी, जिसे खाकर पेट में दर्द होता था। लेकिन लोग इस गंदी, बदबूदार और बीमारियों से भरपूर रोटी के लिए भी आपस में जानवरों की तरह लड़ रहे थे। लेकिन बेकरियों से भी रोटी जल्द ही खत्म हो जाती थी। चुनांचे इस खराब रोटी को हासिल करने के लिए लोग एक दूसरे को धक्के देते, फिर बात मारपीट तक पहुंची, कत्ल होने लगे और आखिर भूख से सताए लोगों ने बेकरियों पर ही धावा बोल दिया। सारे फ्रांस में हजारों बेकरियों को लूट लिया गया। लोग रोटी के लिए दीवाने हो रहे थे और रोटी की तलाश ने आखिर अवाम को इनकलाब लाने पर मजबूर कर दिया। अवाम को इस बात का गुस्सा था कि वो तो भूखे मर रहे थे, जबकि अमीरों ने घरों में गंदम स्टॉक कर रखी थी। कई जगहों पर तो अमीर लोग अवाम को मार्केट से भी ज्यादा रेट पर गंदम बेचकर पैसा कमा रहे थे। भूख और जुल्म के सताए अवाम आखिरकार अमीर तबके के खिलाफ उठ खड़े हुए। जगह जगह ऐलान होने लगे कि अवाम अमीरों के घर लूट लें, क्योंकि गरीब तो भूखे मर रहे हैं, जबकि अमीरों के गोदामों में आटे के ढेर लगे हैं। चुनांचे अवाम के बड़े बड़े ग्रुपों ने अमीरों के घरों पर हमले और लूट मार शुरू कर दी। अवाम का मकसद तो सिर्फ खाना हासिल करना था, लेकिन हुजूम के साथ मसला ये होता है कि वो दुरुस्त और गलत आदमी की पहचान नहीं कर सकता। अवाम को ये बात मालूम नहीं हो सकी कि डाकुओं और चोरों की बड़ी तादाद भी हुजूम में शामिल होकर लूट मार में मसरूफ हो गई थी। यूं फ्रांस के कोने कोने में एक खौफनाक खेल शुरू हो गया। रोजाना ज्यादातर देहात और शहरों में सुबह के वक्त ढोल बजाए जाते, फिर हजारों का मजमा जमा हो जाता और ये लोग सारे इलाके में घूमते। हर दौलतमंद के घर के सामने जाकर पैसे और खाना मांगते और जहां कुछ ना मिलता तो तोड़ फोड़ शुरू करते थे। इन हमलों में कुछ लोग मारे भी गए, ताहम ज्यादातर लोग डर के मारे खुद ही रोटी और खाने पीने की चीजें हुजूम के हवाले कर देते थे। लेकिन जाहिर है खुराक की किल्लत तो थी। गंदम का जो थोड़ा बहुत स्टॉक रह गया था, जब वो भी लूट मार से खत्म हो गया तो मार्केट में रोटी का रेट पहले से भी डबल हो गया और साथ ही अवाम का पारा भी चढ़ गया। लोगों ने मार्केट्स पर धावा बोल दिया। हजारों लोग डंडे लेकर बाजारों में घुस जाते और दुकानदारों को रोटी की कीमत 200 करने पर मजबूर करते और फिर ज्यादातर पैसे अदा किए बगैर ही गंदम या रोटी जो हाथ लगता लूट कर ले जाते। दुकानदार इस लूट मार से इतना घबराए कि गंदम की मार्केट्स को ताले लग गए। कुछ मार्केट्स में फौज तैनात कर दी गई। आम दुकानदार अवाम की पहुंच से निकल तो गए, लेकिन जाहिर है भूखे लोगों ने किसी तरह तो पेट भरना था। उन्होंने आटा सप्लाई करने वाले काफिलों पर हमले शुरू कर दिए।
मर्द, औरतें, बच्चे तलवारें, चाकू और डंडे लेकर जंगल में छुप जाते और रास्ते में आने वाले काफिलों पर हमला कर देते। कई बार काफिले वालों ने मिन्नत भी की कि हमसे गंदुम ले लो, लेकिन इसके पैसे तो दो, लेकिन पैसे नहीं मिल रहे थे। हद तो ये हो गई थी कि गुंडों बदमाशों के गिरोह किसी घर में स्टॉक की हुई गंदुम लूटते तो कहते कि अगली कटाई पर तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, लेकिन कल किसने देखा था? मालिक को मालूम होता था कि इसे अब कोई पैसे नहीं मिलेंगे। कई जगहों पर तो हुजूम ने दुकानदारों और ताजरों का सारा कागजी रिकॉर्ड जला दिया ताकि वो कोई हिसाब किताब ना कर सकें। यानी पूरे फ्रांस में खौफनाक किस्म की लूटमार शुरू हो चुकी थी। दिलचस्प बात यह थी कि फ्रांस में लूटने वाले जेवर या पैसा नहीं बल्कि रोटी लूट रहे थे, और इस दौड़ ने सारे फ्रांस में कारोबार ठप कर दिए थे। मजदूर लोग अपने काम छोड़कर सारा दिन हुजूम के साथ रोटी की तलाश में मारे मारे फिरते थे। नतीजा ये कि फ्रांस में कारोबारी जिंदगी मुकम्मल तौर पर ठप हो चुका था और सिर्फ रोटी की लड़ाई जारी थी। ऐसा नहीं था कि हुकूमत बिल्कुल ही हाथ पर हाथ धरे बैठी थी और इन हंगामों को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रही थी। हुकूमत ने तो फौरी तौर पर किसानों और गंदुम के डीलर्स को हिदायत की थी कि मार्केट में गंदुम की कमी ना होने दी जाए। गंदुम के इंपोर्टर्स को ज्यादा मराहत या फैसिलिटीज भी दे दी गई थी। बहुत से दौलतमंद लोग और पादरी भी खैरात कर रहे थे। हुकूमत ने तो 4 लाख फ्रैंक्स का कर्जा भी लेकर मजीद गंदुम मंगवाई, लेकिन फ्रांस में रोटी का बहरान खत्म नहीं हुआ। भूख की वजह से फ्रांस में इतने ज्यादा भिखारी हो गए थे कि सिर्फ फ्रांस के इलाके सेंट एंटोनियो में 30,000 भिखारी मौजूद थे। भूखे लोग अब हुकूमत की बोटियां नोच लेने पर तुल गए थे। इस दौरान एक ऐसा मोड़ आया जिसने रोटी की लड़ाई को सियासी जिद्दोजहद में तब्दील कर दिया। हुआ यह कि अवाम में ये अफवाहें फैलने लगीं कि रोटी महंगी मिलने की वजह असल में यह है कि हुकूमत ने गंदुम पर तरह तरह के टैक्स लगा रखे हैं। अगर ये टैक्स खत्म कर दिए जाएं तो रोटी सस्ती हो जाएगी। अवाम तो पहले ही रोसों के ख्यालात से मुतासिर हो चुके थे और समझते थे कि इंसान आज़ाद पैदा हुआ है और अवाम की मर्जी के बगैर कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता। चुनांचे अब अवाम का गुस्सा हुकूमती इदारों की तरफ हो गया। अवाम में इस तरह की बातें मशहूर होने लगीं कि भाई बादशाह तो अच्छा है, लेकिन ये जो इसके अफसर और दरबारी हैं ये अवाम पर जुल्म कर रहे हैं, यानी जानबूझकर ज्यादा टैक्स ले रहे हैं। चुनांचे कस्टम हुकाम और दूसरे हुकूमती ओहदेदारों को सबक सिखाने के लिए अवाम ने कस्टम ऑफिसेज, मजिस्ट्रेट्स, सरकारी क्लर्कों और दीगर हुकूमती दफातर पर भरपूर हमले शुरू कर दिए। लोगों ने गंदुम के सरकारी स्टॉक भी लूट लिए। सरकारी दफ्तरों का सामान छकड़ों में लाद लाद कर दरिया में फेंका गया। हत्ता कि सरकारी अफसरों के घरों से जेवर और दूसरी कीमती चीजें लूट कर कुओं में फेंक दी गईं। और फिर जानते हैं क्या हुआ? अवाम ने हर इलाके में टैक्स जमा करने वाली म्यूनिसिपल कमेटियों को हुक्म दिया कि अब उन्होंने अवाम से कोई टैक्स लिया तो इनकी खैर नहीं। यूं देखते ही देखते सारे फ्रांस में ज्यादातर अवाम ने टैक्स देना ही बंद कर दिया, बल्कि कुछ टैक्स अफसर तो मौके से फायदा उठाकर करप्शन करने लगे। फ्रांस में नमक की तिजारत हुकूमत के कंट्रोल में थी और हुकूमत के अलावा कोई नमक बेच नहीं सकता था, लेकिन सरकारी अफसरों ने मौके का फायदा उठाकर अपने घरों में गैर कानूनी तौर पर नमक और तंबाकू के जखीरे जमा कर लिए। यानी जैसे जैसे इनकलाब आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे करप्शन भी बढ़ रही थी। जब अवाम ने टैक्स देना बंद कर दिए तो हुकूमत ने जबरदस्ती टैक्स वसूल करने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश इसे बहुत महंगी पड़ी। अवाम तो अब टैक्स अफसरों को कत्ल कर देने पर भी तैयार हो गए थे। एक एक्साइज अफसर के तो 6 साला बेटे की गर्दन पर छुरी रखकर इसे धमकियां दी गईं। एक और इलाके में लोगों ने टैक्स अमले को अल्टीमेटम दिया कि 24 घंटों में शहर छोड़ दो वरना तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। फ्रांस में पहले यह तरीकाकार था कि हुकूमत टैक्स ना देने वालों की जमीनें जब्त कर लेती थी, लेकिन अब किसानों ने भी तलवारें निकाल ली और वो खुलेआम धमकियां देते थे कि जिसमें हिम्मत है जमीन जब्त करके दिखाए। इन हालात में हुकूमत को सिर्फ फौज से उम्मीद थी कि वो हालात पर काबू पा सकती है, लेकिन फौज में भी बगावत के असरात जाहिर होना शुरू हो गए थे। बहुत से सिपाही और जूनियर अफसर भी सादा लिबास पहनकर अवाम के साथ लूट मार में हिस्सा लेने लगे थे। फौजी अफसरों को यह एहसास हो चुका था कि फौज में पहले जैसा डिसिप्लिन नहीं रहा। इस हवाले से एक दिलचस्प वाकया यह हुआ कि फौजी अफसरों ने अपने जवानों का डिसिप्लिन बहाल करने के लिए एक तरकीब निकाली। उन्होंने पैरामिलिट्री फोर्स यानी नेशनल गार्ड्स और फौज की एक पार्टी मुनक्किद कराई।
इनका ख्याल था कि इस तरह फौजी आपस में घुले मिलेंगे और इनमें यूनिटी पैदा होगी। लेकिन पार्टी में जो हुआ वो अफसरों की मर्जी के बिल्कुल उलट था। पार्टी में शरीक सारे फौजी शराब पीकर मदहोश हो गए। हर तरफ टेबल्स और फर्श पर नशे में धुत फौजी बिखरे हुए थे, यानी सारे डिसिप्लिन की ऐसी की तैसी हो गई और यह तजर्बा नाकाम रहा। पार्टी में मदहोश होने वाले फौजी अगली सुबह इसी हैंगओवर में उठे और इर्द गिर्द के इलाकों में लूट मार शुरू कर दी। ये एक तरह की बगावत ही थी। 4 रोज बाद शाही फौज के वो दस्ते जो अभी तक हुकूमत का साथ दे रहे थे, वो इन बागी फौजियों पर टूट पड़े। कुछ को फांसी पर लटकाया और बाकियों को गिरफ्तार करके बगावत पर कुछ काबू पा लिया। फौज जब भी लूटमार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती, अवाम इनकी हिमायत में खड़े हो जाते। एक जगह फौज ने कुछ डाकुओं को पकड़ लिया जो आम लोगों के भेस में एक सरकारी दफ्तर पर हमला कर रहे थे। जब इन डाकुओं को कैद किया गया तो अवाम ने जेल तोड़कर इन्हें निकाल लिया। फौज ने इन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया और फांसी देने ले गई। फांसी घाट के करीब हजारों लोग जमा हो गए और नारे लगाने लगे कि मुजरिमों को छोड़ दो। जब बिखरे हुए अवाम आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो फौजी एक तोप ले आए और इसका रुख अवाम की तरफ करके कहा, अब कोई बोला तो तोप से उड़ा देंगे। कोई नहीं बोला और मुजरिमों को लटका दिया गया। लेकिन यह तो सिर्फ एक वाकया था। पूरे मुल्क में हर जगह अवाम को तोप से उड़ाने की धमकी देकर रोका नहीं जा सकता था। अवाम में तो यह भी मशहूर हो गया था कि हुकूमत ने जेलों में मासूम लोगों को कैद कर रखा है। तो अब टैक्स बंद होने के बाद जेलें टूटने की बारी थी। लोगों ने बहुत सी जेलें तोड़कर गुनाहगारों और बेगुनाहों सबको आजाद करवा लिया। फ्रांस में इतना कुछ हो रहा था, इस सब को कंट्रोल करने के लिए एक ताकतवर लीडर की जरूरत थी। ये वही इम्तिहान था जिससे डरकर बादशाह कहता था, काश मैं भी इस्तीफा दे सकता। लुइस द 16 सख्त फैसले करने की सलाहियत नहीं रखता था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो ब्यूरोक्रेसी और अपने दरबारियों को सबक भी सिखाना चाहता था। इसलिए जब अवाम फ्रांस के हर इलाके पर काबिज हो रहे थे तो बादशाह को कोई खास फिक्र नहीं थी। वैसे भी इनकलाब का मसला यह है कि जब तक वो महल के दरवाजों से ना टकरा जाए, अंदर बैठे लोगों को इसकी संगीनी का अंदाजा ही नहीं होता। बादशाह भी समझ रहा था कि अवाम चूंकि भूख से बेताब है, इसलिए इन्हें अपना गुस्सा अमीरों पर निकालने दो, कुछ अरसे में सब ठीक हो जाएगा। बादशाह ने फौज को सख्ती से हुक्म दे दिया था कि इंतहाई जरूरत के बगैर अवाम पर गोली ना चलाई जाए। फौजी कमांडर्स भी अपने सिपाहियों को यही हुक्म दे रहे थे। यानी एक तरह से बादशाह इनकलाब लाने वालों का साथ ही दे रहा था। वो ये नहीं सोच रहा था कि कल इनकलाब किसी का लिहाज नहीं करेगा। बर वक्त फैसला ना करने ही की वजह से बादशाह ने इनकलाब रोकने का अहम तरीन मौका खो दिया। ये मौका बादशाह को कैसे मिला? हुआ यूं कि बादशाह के हुक्म पर 150 बरस बाद पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन, जिसे फ्रांस में स्टेट्स जनरल कहते थे, तलब कर लिया गया था। 1789 में पेरिस के अंदर पार्लियामेंट के इजलास जारी थे। लेकिन मसला यह था कि लोग इन इजलासों के बारे में बहुत जज्बाती हो गए थे। अवाम पार्लियामेंट के तीसरे हिस्से यानी थर्ड स्टेट के साथ थे। लेकिन थर्ड स्टेट में ऐसे लोग सिलेक्ट हो गए थे जो अवाम को भड़काकर अपना मतलब निकालते थे। ये लोग अपने दुश्मनों को अवाम का दुश्मन करार देते थे और सारे फ्रांस में म्युनिसिपल कमेटियों को खत लिखते थे। इनके लिखे हुए खत म्युनिसिपल कमेटी का कोई मेंबर चौक में खड़ा होकर सुनाता और हजारों लोग इसको सुनते थे। यानी इन खतूत के जरिए अवाम पार्लियामेंट की कार्रवाई से बाखबर रहते थे। अगरचे इस जमाने में भी अखबारात छपते थे, लेकिन ज्यादातर लोग इन खतों पर भरोसा करते थे। अब इस खत में अगर किसी शख्स के मुतालिक कोई गलत बात लिख दी जाती तो अवाम इससे नफरत करने लगते थे। पेरिस में भी अरकान असेंबली के मुतालिक इसी तरह की बातें सरेआम हुआ करती थी और फिर एक शख्स के बारे में ऐसी ही अफवाह उड़ी और सारे पेरिस में आग लग गई। इस शख्स का नाम था जेन बैप्टिस्ट रिवेलियन। वो वॉलपेपर तैयार करने वाली एक फैक्ट्री का मालिक था जिसमें कोई 350 मजदूर काम करते थे। बिजनेस में खुशहाल था। सियासत के मैदान में उतरा तो वहां भी कामयाब होकर असेंबली का रुकन बन गया। 25 अप्रैल 1789 को इसके बारे में एक अफवाह उड़ गई कि इसने असेंबली में खड़े होकर अवाम के खिलाफ बात कर दी। अब वो बात क्या थी और इसने की भी थी या नहीं, ये किसी को नहीं पता था। रिवेलियन के दुश्मनों या बेखबर अवाम ने इसके बारे में यह कहानी तराश ली कि रिवेलियन ने कहा है कि कोई भी मजदूर सिर्फ 1500 रोजाना में भी बीवी बच्चों का पूरा खर्च उठा सकता है, तो इसकी तनख्वाह में इजाफा नहीं करना चाहिए।
जब ये अफवाह उड़ी तो अवाम गुस्से से खौल उठे। हर तरफ नारे लगने लगे कि रिवेलियन अवाम का गद्दार है और इसे कत्ल करके इसकी सारी जायदाद को जला दिया जाए। हालांकि ये बात सच नहीं थी। रिवेलियन तो खुद अपने कम से कम काम करने वाले मजदूर को भी 2500 रोजाना उजरत देता था। बल्कि ऐसे वक्त में जब सारे दौलतमंद लोग अपनी फैक्ट्रियां बंद कर रहे थे, रिवेलियन ने अपने मजदूरों का ख्याल करके फैक्ट्री बंद की थी, ना किसी की तनख्वाह कम की थी। फिर भी अवाम एक अफवाह पर यकीन करके गुस्से में पागल हो रहे थे और हर कीमत पर रिवेलियन को मार देना चाहते थे। मंगल 28 अप्रैल 1789 को शराब के नशे में बदमस्त लोगों का एक बड़ा गिरोह, जिसमें लुटेरे भी शामिल थे, रिवेलियन के घर की तरफ चल पड़ा। लोगों ने डंडे, चाकू और पिचफोर्क उठा रखे थे। हुजूम के रास्ते में दुकानें धड़ाधड़ बंद हो रही थी। किसी ने चीख कर कहा, बगावत हो गई है, बगावत हो गई है। हर तरफ कोहराम मच गया था। यूं लगता था आज पेरिस पर कोई क़यामत टूटने वाली है। हुजूम ने आगे बढ़कर रिवेलियन के घर को घेर लिया। फसादियों ने चौक में रिवेलियन का एक पुतला भी जला दिया। फिर उन्होंने रोड ब्लॉक करके वहां से गुजरने वाली हर बग्गी और दूसरी गाड़ियों को रोकना शुरू कर दिया। मर्दों के साथ औरतों को भी गाड़ियों से उतार कर इन्हें हुक्म दिया गया कि वो ये नारा लगाएं, जागो थर्ड स्टेट जागो। जो नारा लगाता इसे छोड़ दिया जाता और जो थोड़ी सी भी मज़ाहमत करता इसकी ठुकाई हो जाती। हुजूम पादरियों के खिलाफ भी नारे लगा रहा था। कोई पादरी करीब से गुजरता तो लूटिंग शुरू हो जाती। लोगों ने पादरियों की तरफ पत्थर भी फेंके। ये लोग मुसलसल कह रहे थे, आज हम मुत्तहिद हैं, हमें अलग नहीं होना चाहिए। देखने वाले देख रहे थे कि एक बड़ा इनकलाब आने वाला है, जिसकी शुरुआत एक बेगुनाह के घर की तबाही से होने जा रही है। इनकलाब और फसाद में फर्क करने वाली लकीर बहुत बारीक होती है और ये लकीर आज मिट गई थी और इनकलाबी फसादी बन गए थे। रिवेलियन के घर की हिफाजत के लिए 30 मुसल्ला गार्ड्स मौजूद थे, लेकिन हजारों इंसानों के सामने इनकी क्या अहमियत थी। रिवेलियन खुद तो पहले ही घर से भाग चुका था, अब इसके गार्ड्स भी भाग गए। हुजूम घर में दाखिल हो गया और फिर तसल्ली से घर की तोड़ फोड़ की। फर्नीचर और कपड़ों समेत सारा सामान जला दिया गया, हत्ता कि घर की मुर्गियां भी आग में फेंक दी गई। लोगों ने घर के स्टोर रूम में पड़े सारे शराब के कनस्तर पी लिए और दर्जनों लोग वहीं मदहोश होकर गिर पड़े। सुबह पता चला कि इनमें से 30 लोग मर गए हैं। बहरहाल जब लोग घर की ईंट से ईंट बजा रहे थे, ऐसे में फौज के 3 दस्ते फसादियों के सर पर आन पहुंचे। एक दस्ता पैदल और चंद घुड़सवारों पर मुश्तमिल था। दूसरे दस्ते में रॉयल क्रोट्स के 100 घुड़सवार थे और इनके पीछे स्विस गार्ड्स चले आ रहे थे। फौज ने फसादियों के गिर्द घेरा तंग कर लिया था। हुजूम ने फौज को आते देखा तो वो घबराए नहीं। इनके हौसले गैर मामूली तौर पर बढ़ चुके थे। अक्सर लोग तो नशे में धुत थे और भागने की बजाय फौज को चैलेंज कर रहे थे। जब फौजियों ने हुजूम को मुंतशिर होने के लिए कहा तो लोग इन्हें गालियां देने लगे और आसपास के घरों की छतों से टाइलें और चिमनियां उखाड़ उखाड़ कर फौज पर फेंकने लगे। जवाब में फौज ने भी पोजीशन ले ली। उस दौर में फौजी लाइन में खड़े होकर फायर किया करते थे। फौजियों ने 4 लाइनें बनाई, गन्स लोड करके हुजूम की तरफ सीधी की, फिर आवाज गूंजी, फायर, और हुजूम पर गोलियों की बारिश शुरू हो गई और एकदम जैसे सारे शराबियों का नशा टूट गया। ईंटें मारने वाले गोलियों के सामने बेबस हो गए। इनकलाब फ्रांस में यह पहला मौका था जब फौज ने इतने बड़े हुजूम पर गोली चलाई थी। अगर इस रोज फ्रांसीसी फौज के पास जदीद हथियार होते या अगर इन्हें बादशाह ने ही यह हुक्म दिया होता कि फसादियों को हर कीमत पर कुचल दिया जाए, तो 28 अप्रैल 1789 के उस रोज पेरिस में वही कुछ होता जो 200 बरस बाद चीनी फौज ने 1989 में तियानमिन स्क्वायर में किया था। फौज का मकसद फसादियों को मारना नहीं बल्कि मुंतशिर करना था। चुनांचे फायरिंग और भगदड़ मचने से 200 से ज्यादा लोग मारे गए और 300 से ज्यादा जख्मी हो गए। ये तादाद हजारों में भी हो सकती थी, लेकिन ज्यादातर इनकलाबी महफूज रहे। जब फौज ने देखा कि हुजूम किसी तरह पीछे नहीं हट रहा तो इसने तोप के गोले चलाना शुरू किए। इस पर लोग भाग खड़े हुए, लेकिन मुंतशिर होने के बाद भी ये लोग सुकून से घरों में नहीं बैठे, बल्कि शहर के दूसरे हिस्सों में लूट मार शुरू कर दी। अब इनकलाबी आगे आगे थे और फौजी इनके पीछे पीछे। तोड़ फोड़, लूट मार और जलाओ घिराव के वाकयात सारा दिन जारी रहे। लोग दौलतमंदों के घरों पर बार बार हमले करते और इन्हें रोकने के लिए पेरिस गार्ड्स बार बार गोली चलाते। आधी रात के करीब कुछ लोगों ने एक बेकरी और गोश्त की एक दुकान लूट ली। यहां से लूटा जाने वाला खाना कुछ भूखी औरतों में भी तकसीम किया गया।
आखिर रात के तीसरे पहर कहीं जाकर शहर में कुछ सुकून हुआ। रिवेलियन के हवाले से होने वाले हंगामे कई रोज जारी रहे। इस लड़ाई के बाद थर्ड स्टेट का नारा हर जगह मकबूल हो चुका था। लोगों की नजर में थर्ड स्टेट सिर्फ पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं थी, बल्कि इसका मतलब था अवाम। लोग अब आम बोलचाल में भी अवाम नहीं कहते थे, बल्कि थर्ड स्टेट का लफ्ज इस्तेमाल करते थे। फकीर भी भीख मांगते तो वो अपने हैट लोगों के आगे करके कहते, थर्ड स्टेट पर तरस खाओ। यानी फ्रांस में अब भीख भी खुदा के नाम पर नहीं बल्कि अवाम के नाम पर मांगी जा रही थी। यह फ्रांस में जमहूरियत के साथ सेकुलरिज्म की भी इब्तिदा थी, यानी बादशाह और चर्च दोनों की हुक्मरानी के सामने अवाम की हुक्मरानी सर उठा रही थी, लेकिन जरा पुरतशद्दुद अंदाज में। पेरिस में जो कुछ हुआ, इससे यह वाज़ेह था कि हुकूमत और अवाम में अब खुली जंग शुरू हो चुकी है। पेरिस में कोई महफूज नहीं रहा था, लेकिन पेरिस के ऐन दरमियान में एक जगह थी जहां के रहने वाले खुद को बहुत महफूज समझ रहे थे। ये जगह थी बिस्तील का शाही कैद खाना। वो कैद खाना जहां मशहूर ज़माना फलसफी वॉल्टेयर कभी कैद रहा था। किले के गिर्द मजबूत दीवारें बनी थीं, तोपें नस्ब थीं और चाको चौबंद फौजी तैयार खड़े थे। इस किले में चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी, लेकिन इस किले में एक ऐसी चीज थी जो इससे जुड़े हर शख्स के लिए मौत का पैगाम लाने वाली थी। बिस्तील के गार्ड्स और कैद खाने के गवर्नर को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुदरत ने इन्हें सिर्फ चंद माह की मोहलत और दे दी। बिस्तील की गहराइयों में क्या राज छुपा था? पेरिस के टेनिस कोर्ट में कौन सा खेल खेला गया? फौज बनाने के लिए चोरों ने असलहा दिया, वो कैसे? ये सब दिलचस्प वाकयात आपको दिखाएंगे, लेकिन इनकलाब फ्रांस की अगली किस्त में। फ्रांसीसी इनकलाब की कहानी आप देख रहे हैं, लेकिन अगर आप चीनी इनकलाब की कहानी देखना चाहते हैं तो यहां क्लिक कीजिए। रूस के ताकतवर सदर पुतिन की बायोग्राफी के लिए यहां, और कायनात के अजीमुश्शान सफर पर जाने के लिए यहां क्लिक कीजिए।